बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का वर्णन जो कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने शब्दों में इस पाठ में किया है, उस सौंदर्य को आपको सुना रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आप भी महसूस करिए कि पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा ऋतु होती है तो वहाँ का सौंदर्य कितना अनुपम और अनोखा होता होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बसे रहने वाले सुमित्रानंदन पंत ने तो वो अनुभूत किया और इसीलिए उस सौंदर्य का मानवीकरण कर दिया। उन्हें वो पर्वतीय स्थान प्राकृतिक वर्णन नहीं बल्कि सजीव वर्णन लगने लगता है। प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ उसे निर्जीव, वृक्ष, नदियाँ सब उन्हें ऐसी सजीव प्रतीत होती हैं कि जैसे वो बोलती हों, चलती हों, अपने अपने हृदय की भावनाओं को कहती हों, उस चीज़ की अनुभूति कर रहे हैं। तो जब अपार तेज वर्षा पहाड़ों पर होती है और कभी उसे देखता है तो वातावरण पूरा जो धुएं धुएं से भरा हुआ है, उस दृश्य में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तेज वर्षा, घनघोर वर्षा जब पहाड़ों पर होगी तो दूर दराज क्षेत्रों तक वो वर्षा दिखाई देगी। नगरीय इलाकों और पहाड़ी इलाकों में यही तो अंतर है। वृक्षों के बीच से वर्षा जैसे लगता है सजी हो उठी हो। पहाड़ों पर गिरने वाली जो तेज वर्षा होती है जैसे उसके स्वरूप को निखार दे रही हो। तो ये सारा दृश्य वर्णन कवि ने किया है। तो अगले अनुच्छेद में हम उसी का रसास्वादन करने चल रहे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ अगला अनुच्छेद। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ये वर्णन किया गया है यहाँ पर कि ये वर्षा ऋतु नहीं है बल्कि कैसा लग रहा है, इंद्र भगवान का जादू का खेल है। जादू का खेल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पल भर में जादू के खेल से कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जिस पर अपनी आंखों पर हमें भरोसा नहीं होता है कि हाँ ये जादू का खेल है या सच्चाई है या जादू का खेल है। तो वर्षा ऋतु में भी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उन्होंने पहले ही अनुच्छेद में कहा है कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, हर पल जो प्रकृति का सौंदर्य है वो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारा सौंदर्य वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो शुरू करती हूँ। उड़ गया अचानक लो भूधर। तो कविता पढ़ाने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि पूरे प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया गया है। उड़ गया, उड़ना क्या है? जैसे पक्षी हो, पक्षी सजीव है, तो पहाड़ों को भी ऐसा लगा उन्होंने सजीव करके ये माना है कि वो भी उड़ गया है, क्योंकि वर्षा इतनी तेज है कि उस वर्षा के भीतर तो कोई दृश्य, पहाड़ का स्वरूप ही नहीं दिख रहा। श्वेत धुआं से भरा हुआ वातावरण, पानी का विशाल अथाह सागर जब आकाशमंडल से धरती की ओर झरनों की तरह बह रहा है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, सारा वातावरण धुएं धुएं की तरह प्रतीत हो रहा। तो कवि सोचता है कि अभी जो ये विशाल पर्वत थे जो जल में अपना निज महाकार देख रहे थे, वो आखिर चले कहाँ गए? तो ये इतना सौंदर्य वर्णन उन्होंने जो देखा, इसीलिए उन्होंने कहा उड़ गए अचानक लोग उधर। उन्हें लगता है वहीं बैठे बैठे अचानक उन्हें लगा कि पहाड़ आखिर गए तो कहाँ गए। वर्षा के, तेज वर्षा के कारण पहाड़ दिखाई नहीं पड़ रहे कवि को, तो उन्होंने माना कि पहाड़ भी वर्षा के साथ कहीं उड़ गए। तो उड़ना जो है सजीव होने की निशानी है, पक्षियों की तरह। तो उन्होंने पहाड़ों को सजीव कहा। भूधर, भूधर क्या कहते हैं? पर्वत। भूधर का मतलब पहाड़। फिर फड़का,
फड़का मतलब फड़फड़ा कर, और पक्षी ही फड़फड़ा कर उड़ते हैं, मनुष्य तो उड़ते नहीं है। तो पक्षियों के की अनुभूति उन्होंने की है। अपार, अपार मतलब असीमित। पारद, पारद का मतलब पारे के साथ, पारे आप पारा आपने देखा होगा, पारे के समान। पारा जो होता है वो चांदी की तरह, जो थर्मामीटर के भीतर आपको दिखाई पड़ता है, वो बिल्कुल चांदी की तरह होता है पारा, जिसको कि आप छुएंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उंगली से इकट्ठा करेंगे तो फिर वो रवे की तरह बन जाएगा। पर, पर का मतलब पंख। रव शेष का मतलब हो गया, बहुत सारे शब्द इसमें कठिन है। रव शेष, शेष मतलब बचना, और रव मतलब होता है आवाजें। रव शेष मतलब आवाजें बची रहना या सुनाई देना, इसको कह सकते हैं, सुनाई देना। रव शेष का मतलब आवाजें सुनाई देना। टूट पड़ने का मतलब होता है आक्रमण करना। टूट पड़ा का आक्रमण करना। भू मतलब पृथ्वी, आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं लिख दे रही हूं। अंबर, बादल, धरा। देखिए पृथ्वी के पर्यायवाची कितने शब्द आए हैं, कितने शब्द पृथ्वी आए हैं। देखिए धरा आ गया, भू आ गया, धरा मतलब ये धरती, अंबर मतलब बादल, अंबर मतलब आकाश, सभय, भय सहित, भय सहित। शाल कहते हैं शाल के वृक्ष को। जलद, यान, बादलों की सवारी, बादलों की सवारी। इंद्रजाल जादू के खेल को कहते हैं। जादू का और इंद्र पानी के देवता हैं, इंद्र वर्षा के देवता। तो इतना कठिन शब्द तो मैंने लिख दिया आपके, क्योंकि बार बार बीच बीच में लिखने में फिर असुविधा होती। शुरू करती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए। उड़ गया अचानक लोभ भूधर।
अब कवि को क्या लगता है कि पहाड़ जो है वो विशाल पक्षी है, और वो विशाल पक्षी क्या हो गया है, अचानक तेज वर्षा के बीच जब पहाड़ अदृश्य हो जाते हैं, उन अदृश्य पहाड़ों को देखकर कवि को लगता है कि पहाड़ पंख लगाकर कहीं उड़ गए हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, पहाड़ जो है अचानक कहीं उड़ गए हैं। कैसे? फड़का अपार पारद के पर, फड़का यानी अपने पंखों को फड़फड़ा कर इस असीमित आकाश में, इस असीमित विशाल आकाश में कैसे पारे की तरह धूमिल हो जाने के कारण फड़का अपार पारद के पर, पारों के पंख लगाकर, पारों के पंख लगाकर या बादलों में जो श्वेत धुएं धुएं जैसी चीजें वातावरण में दिखाई पड़ रही थी, कवि को लगता है कि वो क्या है, वो है जैसे पारा हो और उसका पंख उसने लगा लिया हो और पहाड़ रूपी जो पक्षी है वो अदृश्य हो गया हो। तो वातावरण में कहीं भी पहाड़ जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा। फड़का अपार पारद के पर, और उसने अपने पारों के पंख को फड़फड़ा करके जोर से कहीं अचानक अदृश्य हो गया हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर, और वातावरण में वर्षा इतनी विशाल है कि नज़दीक से नज़दीक तक की चीज़ें भी बिल्कुल अदृश्य हो गई, दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ सुनाई पड़ रहा। क्या सुनाई पड़ रहा है? झरनों का स्वर। दूर दराज क्षेत्र से झरनों के गिरने की, जो झरझर झरने की आवाज़ आ रही थी, जो पहाड़ों का यशोगान कर रहे थे, उन झरनों के सिर्फ गिरने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही, वो झरने कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे, झरने अदृश्य हो गए हैं। रव शेष रह गए, क्या शेष रह गया? सिर्फ आवाजें शेष रह गई हैं, क्योंकि उस भीषण वर्षा के कारण वातावरण पूरा कुहासे से भर गया है, जहाँ न पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, न झरने दिखाई पड़ रहे हैं, झरनों की सिर्फ आवाजें सुनाई पड़ रही, पहाड़ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो लग रहा कि पारद के पंख लगाकर, पारों के पंख लगाकर वो जैसे कहीं अदृश्य हो गया हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर, और झरनों की सिर्फ अदृश्य झरनों की सिर्फ आवाजें शेष रह गई हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, अब आक्रमण करने जैसा लग रहा है। टूट पड़ा भू पर अंबर, अंबर मतलब आकाश, भू मतलब धरती। है टूट पड़ा जैसे आकाश जो है वो धरती के ऊपर आक्रमण करके घमासान हो करके टूट पड़ा हो, ऐसा दृश्य है। कहने का तात्पर्य कवि को उस वर्षा ऋतु में पहाड़ और धरती किसी एक स्थान पर जाकर बिल्कुल मिलते से प्रतीत होते हैं। लगता है कि पूरी उस जगह पे जाकर वो मिल गए हैं। तो वहाँ पर जब मिलते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता कवि को, तो उन्होंने कल्पना की है कि वो क्या हो गए हैं, जैसे आकाश जो है वो धरती के ऊपर टूट पड़ा हो। है टूट पड़ा भू पर अंबर, आकाश जो है वो धरती पर आक्रमण कर दिया हो, टूट गया हो। टूट पड़ना का मतलब होता है आक्रमण करना, तो आक्रमण कर उस पर टूट पड़ा, धावा बोल दिया हो। और इस तरह से धरती, आकाश, पहाड़, झरने सब उस भीषण वर्षा के तहत अदृश्य हो गए हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कवि को सिर्फ कुहासे से भरा हुआ वातावरण दिखाई पड़ रहा, और उस वातावरण में उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ वातावरण में आवाजें सुनाई पड़ रही, दिखाई कुछ भी नहीं पड़ रहा। आगे देखिए क्या कहा है कवि ने। धस गए धरा में सभय शाल, धस गए धरा में, धस गए धरा में सभय, मैंने लिखा है बोर्ड पर भय सहित, शाल के वृक्ष, शाल के वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े वृक्ष होते हैं, और जब वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो कवि वर्षा की भीषणता के कारण वो शाल के वृक्ष भी नहीं कवि को दिखाई पड़ रहे हैं, तो कवि सोचता है कि शाल के वृक्ष कहाँ चले गए। तो कवि ने कल्पना की संभवतः इस भीषण वर्षा से वो भी डर गए हैं, और डर कर कहाँ के चले गए हैं, धरती के भीतर चले गए हैं, धरती के भीतर समा गए हैं, अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। धस गए धरा में सभय शाल,
जो शाल के वृक्ष हैं वो धरती के भीतर धंस गए हैं, समा गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और क्या हो रहा है? चारों ओर कुहासा ही कुहासा दिखाई पड़ रहा वातावरण में। तो ऐसा लग रहा कवि को कि उठ रहा धुआं, धुआं चारों ओर भरा है। पूरा वातावरण धुएं से जैसे भरा पड़ा हो, पूरा दृश्य जो है धुएं से भरा पड़ा हो। और धुआं भी किस कारण आ रहा है? जल गया ताल। जैसे जो तालाब था, तालाब कहाँ था? पर्वत के ठीक चरणों में पला ताल। तो उस तालाब से कुहासे का ठंड के कारण वाष्प निकल रही है, भाप निकल रही है। और वो भाप निकलते हुए वातावरण में चारों ओर भरती जा रही है। तो कवि को लगता है कि जैसे जो तालाब है वो जल रहा है और उसी जलते हुए तालाब का धुआं जो है वो पूरे वातावरण को घेर लिया है, पूरे वातावरण में भर गया है, पूरे वातावरण को घेर लिया है और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जैसे घनघोर धुआं अगर समा जाए एक कमरे के भीतर, कहीं कुछ जलने लगे और कुछ देर कमरा बंद रहे उसी तरीके से, और आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको उस धुएं के अंतर्गत कुछ भी अंदर दिखाई नहीं पड़ सकता और आपको लगेगा कि अंदर सिर्फ धुआं भरा है और कुछ भी नहीं है। ठीक वैसा ही दृश्य कवि को भी लगता है। तो उन्होंने कहा कि जल गया ताल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, कि तालाब जो है वो जल रहा है और उसका धुआं वातावरण में इस तरह घेर लिया है कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा। यूं जलद यान पर विचर विचर। फिर उन्होंने कहा कि क्या कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरे दृश्य का जो वर्णन कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे वातावरण में कुछ अनोखा सा परिवर्तन हो रहा है। जो ये पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश है वो ऐसा परिवर्तन है जिस परिवर्तन को देखकर लग रहा है कि वातावरण में कुछ अनोखा नया परिवर्तन है। जादू के खेल की तरह लग रहा है। जैसे एक जादूगर जादू का खेल दिखाता है तो अपने डिब्बे के भीतर से अनोखी अनोखी चीज़ें निकाल देता है और अनोखी अनोखी चीज़ों को पल भर में चुटकी बजाकर फूंक मारकर गायब कर देता है। वैसा दृश्य दिखाई पड़ रहा। तो कवि ने भी कहा कि ये साधारण अवस्था नहीं है, ये तो लगता है कि वर्षा के देवता ने कुछ चाल खेल दी है। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र भगवान। तो वर्षा के जो देवता हैं इंद्र भगवान, ये इंद्र भगवान का कोई जादुई खेल है। यूं जलद यान पर बादलों की सवारी कर ली है। इंद्र भगवान ने क्या किया है कि जादू का खेल दिखाने के लिए बादलों की सवारी कर ली और बादलों की सवारी करके उन्होंने क्या किया है? पूरे वातावरण में विचर विचर घूम घूम कर विचरण कर करके घूम घूम करके क्या दिखाना शुरू कर दिया है? इंद्र भगवान ने अपना इंद्रजाल दिखाना शुरू कर दिया। इंद्र भगवान ने अपना जादुई खेल दिखाना शुरू कर दिया। वो खेल जो कि कवि को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह का परिवर्तन क्या कभी हो सकता है। कवि को ये लगता है कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में इतने भयानक परिवर्तन हो सकते हैं कि पर्वत ना दिखाई पड़े, झरने ना दिखाई पड़े, आवाजें सुनाई पड़े। कोई जादुई खेल ही लग रहा है। आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा है। वृक्ष शाल के डर के मारे धरती में धंस गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। तो सारे अदृश्य वातावरण में सिर्फ कुहासा ही कुहासा भर रहा है। तो उन्हें क्या लगता है कि जो ये वातावरण है इसका तालाब जल रहा है, इसका धुआं निकल रहा है जो पूरे वातावरण को घेर लिया है और उसी घेरने के कारण ये यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कवि ने यही यहाँ पर वर्णन किया और अंत में उन्होंने कह दिया कि ये वास्तव में वर्षा का कमाल है। तो वर्षा के देवता ने बादलों की सवारी कर ली है। वर्षा के देवता ने बादलों की सवारी कर ली है और बादलों की सवारी करके वो क्या कर रहा है? जादुई खेल दिखा रहा है। अपनी जादू की छड़ी घुमा करके जादुई खेल दिखाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका काव्य सौंदर्य आपको बता देती हूँ, विशेषार्थ जिसको कह सकते हैं।
सबसे पहला विशेष अर्थ कह सकते हैं काव्य सौंदर्य। मैं अलग अलग शब्द इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप सब कुछ जाने। विशेष अर्थ, काव्य सौंदर्य, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र की वर्षा का सजीव वर्णन, सजीव वर्णन है। तो सजीव है तो इसलिए मैंने इसको पक्षियों की तरह दिखाया है। फिर क्या कहा है, भाषा पहले बता दूं, वही सेम है, तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली। फिर और क्या है, दृश्य, प्राकृतिक दृश्य विधान, प्राकृतिक दृश्य बिंब विधान। प्राकृतिक दृश्य का बिंब साकार हो रहा है। फिर विचर, विचर में पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, और पारद के पर और जलद यान में, पारद के पर और जलद यान, जलद यान, पारद के पर और जलद यान में रूपक अलंकार, फिर पर्वत और शाल के वृक्ष का मानवीकरण। तो मानवीकरण, जहां मानवीकरण अलंकार, तो देखिए मैंने इसका विशेष अर्थ भी जो जिसको काव्य सौंदर्य कहते हैं यही मैं लिख देती हूँ। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अलंकार पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने ये पूरी कविता आपको पढ़ा दी जो 3 वीडियो में है। तीनों वीडियो आप देखें तो पूरी कविता का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत रिवीजन है तो मैंने बहुत आराम से आपको इसको पढ़ाया है, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया है, काव्य सौंदर्य बताया है। अब मैं अगले वीडियो में अपने इस पाठ पर आधारित पाठों के अतिरिक्त जो प्रश्न हैं वो लिखवाऊंगी कि इस पाठ पर बनने वाले जो अतिरिक्त प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, घुमा फिरा के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों को कराऊंगी। क्योंकि टर्म 2 जब आपका होगा तो वो लिखित होगा, तो लिखित प्रश्नों में सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तब तक आप पाठ दोहरा लीजिए और पाठ को दोहराने के बाद फिर मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। स्क्रीनशॉट आपने संभवतः ले ही लिया होगा। तो
मैं बिल्कुल किनारे थी, फिर हो जाती हूँ, अगर जिसने ना लिया वो ले ले। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।